यशोदा जी के बेटे बहू हॉल में बैठे गर्म दूध जलेबी खाने के साथ बड़े से टीवी पर मूवी देख रहे थे और उधर यशोदा जी पसीने से लथपथ किचन का काम समेटने में लगी थी और साथ ही जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। काम करते करते उनकी कमर में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने फटाफट काम खत्म किया और हॉल में पड़े सोफे पर अपने बेटे बहू के पास बैठने ही वाली थी कि बड़ी बहू एकदम से तमकते हुए बोली, अकल बची है बुढ़ापे में या नहीं? आपके सारे कपड़े पसीने में भीगे हुए हैं और ऊपर से बदबू आ रही है कि पूछो मत। हाँ माँ, थोड़ा दूर बैठिए, आपसे इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ बैठना भी दुश्वार हो रहा है। उसमें भी आप 2 घड़ी शांति से नहीं बैठने देती। कितनी बार कहा है, काम करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाया करो। यशोदा जी का बेटा एकदम से आंखें निकालता हुआ बोला। यशोदा जी नम आंखों से बोली, बेटा पूरे दिन तुम सब बाहर रहते हो, 2 घड़ी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। शाम को तुम सब का हाल चाल पूछ लेती हूँ तो थोड़ी चिंता कम हो जाती है। माँ, बच्चे नहीं रहे अब हम, हमारी पत्नियां हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। जितना आपसे कहा जाया करे उतना किया करो, समझिए आप? और नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहा करो। यह मनहूस शक्ल लेकर बार बार हमारे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर यशोदा जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आज बच्चों को अपनी माँ के कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन इसी बदनसीब माँ को तो कभी इनकी पोटी सुसु साफ करने में भी बदबू नहीं आई। लेकिन आज बेटे बड़े अफसर बन क्या गए, उन्हें अपनी माँ के पास बैठने में बदबू आती है। सोचते सोचते यशोदा जी अपनी आंचल में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और यशोदा जी का मन अतीत की गलियों में घूमने लगा। हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, जो कितनी देर तक बना रहेगा किसी को कोई अंदेशा नहीं। इसलिए जीवन में खुलकर जियो, किसी इच्छा का गला मत घोटो, उसे पूरा करने के लिए अवश्य प्रयास करो। जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए किसी को भी पता नहीं, इसलिए यह जो जीवन मिला है सत्कार में लगाओ और अपने कार्यों से अपनी पहचान खुद बनाओ। सभा में यशोदा जी के व्यक्तित्व को सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब यशोदा जी ने अपनी बात समाप्त की तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महिलाओं के लिए यशोदा जी प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। यशोदा जी ने जीवन के बारे में यह बातें क्यों कही, क्यों वह महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। यशोदा जी के पति प्रभाकर जी बड़े बैंक के अधिकारी थे। 3 बेटे और 1 बेटी वाला भरा पूरा परिवार, खुशहाल परिवार था। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी व्यवसाय में लग गए और समय के साथ उनका विवाह भी हो गया। बस सबसे छोटी वाली बेटी रह गई थी, क्योंकि वह अभी MBBS कर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रभाकर जी का रिटायरमेंट भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। प्रभाकर जी के रिटायरमेंट की बात क्या करना है, इसकी रूपरेखा भी बना ली गई थी। छोटे बेटे को रेडीमेड कपड़ों का शोरूम था। वह अक्सर शोरूम को अकेले संभालने में परेशान हो जाता। उसी ने पिता से उसके शोरूम पर बैठने की गुजारिश की थी। पहले तो प्रभाकर जी राजी नहीं थे कि जीवन भर तो हमने ऑफिस संभाला है, यह बिजनेस की मुझे समझ कहाँ है। इसलिए फिर यशोदा जी के समझाने पर तैयार हो गए थे। नौकरी करते हुए जिम्मेदारियों के बोझ से वो कभी अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने नहीं ले जा पाते थे, जबकि उनके साथी ऑफिसर्स हर तीसरे साल परिवार के साथ घूमने निकल जाते थे। 10 बार उन्होंने भी पूरे यूरोप का प्रोग्राम बना लिया था। उसके टिकट वगैरह की बुकिंग भी हो चुकी थी। प्रभाकर जी की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उनका पूरा परिवार मौजूद था पार्टी में। अपने कार्यालय के अनुभव साझा करते हुए प्रभाकर जी
और वहां मौजूद सभी लोगों को बोलते बोलते अचानक ही आगे की ओर झुके कि उनकी बेटी पापा कहकर उनकी तरफ लपकी। तब तक वह गिर चुके थे। बेटी तो डॉक्टरी पढ़ ही रही थी। उसने जब नब्ज टटोली तो वह मिली ही नहीं। उसने तुरंत अपने मेडिकल कॉलेज फ़ोन किया और वहाँ अफरा तफरी मच गई। मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और परिवार के लोग इस घटना से सदमे में आ गए थे। तीनों बेटे किसी तरह अपने आप को संभालकर माँ और छोटी बहन को संभालने में जुट गए। यशोदा जी को प्रभाकर जी के बैंक के काम सिखाने को प्रेरित करते रहते थे कि कैसे पैसे जमा करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब सीख लो। लेकिन यशोदा जी हमेशा आप है ना, फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है कहकर पल्ला झाड़ देती थी। अब कैसे क्या करें, वह तो पत्थर की बुत बनकर रह गई थी। बैंक से फंड वगैरह मिला, वह प्रभाकर जी के खाते में ही जमा हो गया। उनके बैंक के कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरी की थी। यशोदा जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपने आसपास की महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाती रहती थी। घर के एक बड़े से कमरे में कुछ मशीनों को संभालने में जुट गए। यशोदा जी को प्रभाकर जी के बैंक के काम सिखाने को प्रेरित करते रहते थे कि कैसे पैसे निकालते हैं, यह सब सीख लो। लेकिन यशोदा जी हमेशा आप है ना, फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है कहकर पल्ला झाड़ देती थी। अब कैसे क्या करें, वह तो पत्थर की बुत बनकर रह गई थी। बैंक से फंड वगैरह मिला, वह प्रभाकर जी के खाते में ही जमा हो गया। उनके बैंक के कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरी की थी। यशोदा जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपने आसपास की महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाती रहती थी। घर के एक बड़े से कमरे में कुछ मशीनें खरीदकर सिलाई मशीन सिखाती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, इसलिए सिलाई बंद कर दी थी। बेटे की भी शादी करवा दी गई। अब यशोदा जी थोड़ा बहुत घर के काम ही कर लेती थी। बड़ा बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते थे, तो वह उनके घर को संभालती। उनकी बड़ी बहू मालती उसी शहर के स्कूल की शिक्षिका थी। वह स्वभाव से बड़ी सख्त थी, साफ सफाई उसे पसंद थी। रविवार के दिन भी पूरे घर को अपनी देखरेख में यशोदा जी से साफ सफाई करवाती थी। यशोदा जी रोज सुबह 4 बजे उठती, पहले घर को साफ करके रसोई में चाय बनाकर उनको दे देती, फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर देना होता था, फिर उनके बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, और इसी तरह वह अपनी दिनचर्या पूरी करती। और उसमें भी अगर छोटा या मंझला बेटा बहू कुछ काम बता देते तो उनकी भी चाकरी पूरी करती थी। आज जब यशोदा जी घर का काम निपटा कर बैठी ही थी तो उनकी पड़ोसन जानकी देवी उनसे चीनी मांगने आई। बहू के स्वभाव के कारण उन्हें उधार देने में डर लगता था, इसलिए वह बोली, देखिए कुछ भी आपको मांगना हो तो आप बहू के सामने ही लेकर जाया करो। इतने में वह हाथ जोड़ती हुई बोली, दीदी अभी घर में गेस्ट आए हुए हैं और कोई भी नहीं है, मैं शाम को वापस कर दूंगी। जानकी जी लगभग नम आंखों से बोली थी। ठीक है कहते हुए यशोदा जी ने उसे एक प्याला भर चीनी उसको दे दी, मगर यह उधारी यशोदा जी पर भारी पड़ गई। स्कूल से जब मालती आई तो जार में चीनी उसे कम नजर आई। उसने यशोदा जी से शक की नजरों में सवाल किया। उन्होंने डरते डरते सच्चाई बता दी। यह सुन तो वह और बिगड़ गई। यह मेरा घर है या दुकान है जो उधार लगाए रखे? बहू उनके घर गेस्ट आ गए थे, यशोदा जी फिर धीरे से बोली। और भी तो पड़ोसी थे, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरे बिना किसी को घर में अंदर नहीं बिठाएंगी और ना ही कुछ उधार देंगी। फिर आपने ऐसा क्यों किया? यशोदा जी निरुत्तर हो गई। उन्हें मालती जी की हर हिदायत याद थी। उनकी अनुपस्थिति में ना किसी के घर जाना, ना किसी को बुलाना, साथ ही किसी भी तरह का उधार भी उनकी अनुपस्थिति में नहीं देना था, क्योंकि इसके पीछे मालती का शक था कि कहीं बुढ़िया खुद तो कुछ खा नहीं लेती है या फिर दुकान से बदले में कुछ खाने पीने की चीजें तो नहीं ले आती है, और भी बहुत कुछ।
वह तो दूध, चाय, पत्ती सब कुछ स्कूल से आने के बाद शक की निगाह से चेक करती थी। अब तो ऐसे सख्त हिदायत पर वह कुछ कैसे करती। कभी कभी वह दूसरे बेटे के पास जाने का मन बनाती तो बड़ी को देख छोटी बहू भी और सख्ती रखती थी। इसलिए बच्चों की देखरेख के बहाने ही वह बड़े बेटे के पास रह जाती थी कि यहाँ कम से कम उन्हें भूख की तो फिक्र नहीं थी। परंतु बहू का अपमान उन्हें तोड़कर रख देता था। कभी कभी तो बहू उन पर चोरी का भी इल्जाम लगा देती थी। तब उन्हें लगता था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। कितनी बुरी तरह से बहू उन्हें फटकारती थी और आज तो वह बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। लेकिन यह कोई गलती नहीं हुई। अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। आज वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। रात के 8 बज रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। मालती ने फोन उठाया। सामने से उनकी छोटी बहन मानसी का फोन था। दीदी, मेरी नंदोई जी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। मेरी नंद का इंटरव्यू है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मानसी की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। फिर यशोदा जी से बोली, मानसी के नंदोई आ रहे हैं, 2-3 सब्जी बना दीजिए, साथ ही पूरी का आटा गूंद दीजिए। यशोदा जी बोली, बहू अब पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे अब और काम नहीं होता, पूरे दिन काम करते करते थक चुकी हूँ। अरे अगर काम ही नहीं होता तो फिर हमारे घर क्यों पड़ी रहती हैं? दूसरे बेटे बहू भी तो हैं, वहां भी जा सकती हैं। यशोदा जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ रखते हुए उठी और रसोई में जा सब्जी चढ़ाने लगी तो डिब्बे में एक बूंद भी तेल नहीं था। यह बात है मालती को बताई, मगर वह मंगवाना भूल गई थी। साथ ही दूध भी फट गया था। अब रात को इस वक्त बाजार भी बंद हो गया होगा। वह अंजना से बोली तो पहले तो मालती उन पर बिगड़ गई, लेकिन उनके याद दिलाते बोली, पड़ोस में किसी से मांग आइए। यशोदा जी 2-3 घर गई, किसी ने नहीं दिया। उधार यदि आप नहीं देंगे तो दूसरा क्यों देगा। वो वापस आ गई। फिर उन्होंने जानकी देवी की याद आई, झट से उनके घर गई। जानकी देवी तेल और दूध दोनों देते हुए बोली, मदद की जरूरत तो राजा को भी पड़ सकती है, मगर आपकी बहू पता नहीं क्यों आपको लेन देन से मना करती है। यशोदा जी कुछ नहीं बोली, मगर उनके पीछे मालती जो स्वयं भी मांगने आई थी, यह सुन आत्मग्लानि से भर गई। तभी सासू माँ यशोदा जी बोली, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ही लोगों को देखकर भूल जाती हूँ, इसलिए बहू मुझे सुनाती है, वरना ऐसे तो यशोदा जी के पति उनके लिए काफी धन संपत्ति छोड़ गए थे ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर भी बहुएं उनके बुढ़ापे के कारण उनसे 4 कदम की दूरी बनाए रखती थी। बढ़ती उम्र और बहू बेटों का व्यवहार देखकर यशोदा जी एक दिन अपने सभी बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम सब लोग। मेरी अब उम्र हो गई है, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, ना ही अब मुझसे किसी के घर की देखभाल होती है। अपने घर को खुद संभालो या कोई काम वाली लगा लो। अब तक मैं तुम लोगों की खुशी के लिए चुप रही कि चलो घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दूंगी। तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी और सब दान करके किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। और जो 10 तोला सोना मेरे पास है वह भी किसी गरीब की बेटियों की शादी में दान दे दूंगी। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे बहुएं अचंभित हो गए। सारी प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना। तीनों बेटे सुनते ही तारे दिखने लगे। अरे कुछ नहीं तो एक बेटे के हिस्से खेत का एक टुकड़ा ही आ रहा था, जिसकी कीमत लाखों में थी, और घर, माँ का सोना, वह अलग लाखों के थे। फिर ऐसे कैसे बेटे इतनी आसानी से हाथ से जाने देते। आखिर सौदा उनके नफे का था। हाँ, इस सौदे में एक नुकसान भी था। क्यों उन्हें अब इस बुढ़िया की सेवा पानी करनी पड़ेगी, जैसा वह बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। इस झन्नाटेदार खबर से पहले तक इन बेटे बहू को इतना ही भरोसा था कि यह संपत्ति माँ के मरने के बाद उनकी ही होने वाली है। इसलिए माँ की उन्होंने कोई अहमियत नहीं समझी और उन्हें बारी बारी से अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था।
वह सोचने लगे, वह तो अकेले भी मस्त रह सकते हैं, इतना पैसा है कि उनका आराम से गुजारा हो जाएगा। पर अब तो मामला बेटे बहू के विपरीत जा रहा था। इसलिए बिना पल भर की देरी किए छोटा बेटा किशन झट से बोला, माँ सठिया गई हो क्या? अरे जिनके 3 बेटे बहू हैं वह माँ वृद्धाश्रम में जाने की बात क्यों कर रही है? यह शोभा देता है क्या माँ आपको? हम तीनों के रहते आप यह कैसी बातें बोल रही हैं? क्यों बड़े भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? छोटे की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, अरे सो आना ठीक कहा किशन ने। हम सबके होते हुए माँ वृद्धाश्रम कैसे जा सकती हैं? लोग, समाज हम सब पर थू थू करेंगे, कहेंगे 3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में है। अरे तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ माँ जी, सही कह रहे हैं गुड्डू के पापा, हम सबके होते हुए आप यह कैसी बातें कर रही हैं? हम सब मर गए हैं क्या, जो तुम्हें वृद्धाश्रम जाने का सोच लिया? इतना कहकर तीनों बेटे बहू आपस में गिटर पिटर करने लगे। और फिर मझला बेटा बोला, तो तय रहा, अब तो माँ हम सबके पास 4-4 महीने रहेंगी और 3-3 बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगे। ठीक है माँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर बेटे की बातें सुनकर यशोदा जी बोली, सोच लो, अगर मुझे जरा भी कोई परेशानी हुई तो मैं सब संपत्ति दान करके, फिर मत कहना कि माँ ने कुछ नहीं दिया। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं ना, यह संपत्ति क्या लगा रखी है, हमें तो आपसे प्रेम है माँ, संपत्ति से नहीं। अरे क्या बोलते हो, जरा इधर आओ और कुछ बोलो। तीनों बेटों की पत्नियां भी यशोदा जी के पास बैठ गई। सच तो कह रहे हैं माँ जी, रिंकी के पापा, हमें तो आपसे प्रेम है, आपकी संपत्ति से थोड़ी ना। ठीक है, तो आज से माँ हमारे साथ रहेंगी। फिर शाम के पास, फिर किशन के पास। बड़ा बेटा सारी बात पक्की कर दी, फिर अपने अपने काम पर लौट गए। सबके जाते ही यशोदा मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपनी पान की डिब्बी से पान सुपारी खाते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे तो मैं सब पर बोझ थी, और अब जब संपत्ति की बात आई तो सबके सब अपने अपने रंग बदलने लगे और गिरगिट से मीठी छुरी बन गए। फिर पान चबाते चबाते बुदबुदाई, तो तुम सब भी देख लो, समझ लो, हम भी सास हैं, सास, ना कम ना ज्यादा। संपत्ति चाहिए, पर संपत्ति बिना सेवा किए मेवा चाहिए। तो मैं भी कम नहीं, तुम शेर तो मैं भी 1.25 शेर बनकर रहूंगी। अब तो एक भी फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी और सेवा भी भरपूर कराऊंगी। यशोदा जी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तो यशोदा जी के सुख के दिन शुरू हो गए थे। सभी बेटे बहू अपनी अपनी बारी में यशोदा जी की जमकर खातिरदारी करते थे। हर चीज यशोदा जी से पूछ कर होने लगी। खाने में उनका मनपसंद खाना बनने लगा, हाथ पैरों में रोज तेल मालिश होने लगी, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा। बेटे भी आते जाते माँ के पास 2 घड़ी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे, और जब इन समय से समय मिलता तब वह अपने मोबाइल में यूट्यूब लगाकर कुछ न कुछ देखती रहती। मतलब यशोदा जी के तो ठाठ थे ठाठ। वह भले ही 60 के दौर की थी, पर शौक आज के जमाने के पूरे हो रहे थे, और सब हो रहा था उनके स्वर्गीय पति के प्रकोप से। अगर उन्होंने इतनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम नहीं की होती तो यशोदा जी के हालात आज के दौर में चल रही होते, उनकी उम्र की महिलाओं की तरह होती। दरअसल साल गुजरते जा रहे थे, यशोदा जी इस दुनिया से जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थी। उल्टा खान पान, तेल मालिश से वह और तंदुरुस्त हो गई थी। 3 साल तक इसी तरह सभी बेटे बहू माँ के कटु स्वभाव और व्यवहार को बर्दाश्त किए जा रहे थे, इस उम्मीद पर कि माँ जल्द से जल्द स्वर्ग सिधार जाएगी। पर अब वे थोड़े थोड़े उनसे उभने लगे थे। पर संपत्ति का मोह उन्हें सब सुनने और करने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन यशोदा जी सोई तो सोई ही रह गई। अब तो उनके जाने का गम कम और खुशी ज्यादा झलक रही थी सभी बेटों के चेहरे पर, क्योंकि अब माँ की वो पोटली खोलने जा रहे थे जिस पर यशोदा जी के ताले लगे थे। सारे क्रियाक्रम के बाद वह बक्सा खोला गया, क्योंकि अपने जीते जी तो यशोदा जी ने उसकी चाबी अपने पास से हटने नहीं दी थी। बक्सा खुलने के बाद जब उसके अंदर का सामान निकला
तो सबकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बरसने लगे, क्योंकि उसमें ना तो कोई 10 तोले सोना था और ना ही कोई जमीन खेत के कागज थे। बस एक घर का कागज था जिसमें यशोदा जी रहती आई थी, जिसकी कीमत मुश्किल 6-7 लाख होगी। यह सब देखकर बहुएं गुस्से से मरी हुई सास को कोसने लगी। जाते जाते भी छल करके चली गई, सेवा भी करवा लिया और मेवा भी दूसरों को लुटा गई, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ अपना एक ट्रस्ट को दान करके गई थी और यह बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। पर यशोदा जी को यह भी पता था कि इन लोगों को कैसे सबक सिखाना है, और वह सिखा भी गई जाते जाते। इसलिए उनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जमीन जायदाद चाहिए तो उनकी सेवा करो, तभी आपको मेवा मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।